प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी इस 5 मिनट की जो शो चल रही है, 5 मिनट की जो क्लास चल रही है, इस क्लास को देखकर आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, बहुत तेजी से आपका रिवीजन हो रहा होगा। और खास तौर से मेरे भाई हिंदी साहित्य, और याद रखना, ये हिंदी साहित्य जो रख रहा हूं ना, ये यूपीएसआई ही नहीं, जो भी अन्य जैसे जो शिक्षक बनना चाहते हैं, अभी देखो बीपीएससी का नोटिस आ गया, जो भी साथी हिंदी साहित्य से क्वेश्चंस करना चाहते हैं, वो कोई भी परीक्षा पढ़ रहे हैं, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस हाँ, उनके सिलेबस में हिंदी साहित्य आ रहा हो तो वो सभी साथी रिवीजन कर सकते हैं। मैं नहीं कहता मेरे भाई कि इस क्लास को आप नोट डाउन करो, आप साथ साथ रिवाइज करते चलो, साथ साथ बोलते चलो, चीजों को करते चलो। देखो आपका क्या आधार है, आप कितना रखेंगे। आज हमारी नई टॉपिक जोड़ी गई है, इसमें कौन सी टॉपिक होगी? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। कहने का मतलब हिंदी साहित्य लेखन की इतिहास परंपरा जो है, इस हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा में अब ये बहुत बड़ा अपने आप में पोर्शन है। आपको पता है भैया, आदिकाल है, रीतिकाल है, उसके आगे भक्ति काल है, फिर हम आएंगे आधुनिक काल पढ़ेंगे, फिर प्रगतिवाद कविता पढ़ते हैं, फिर वहीं से आप देखते हो छायावाद भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसका क्षेत्र बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ इसे वन लाइनर टाइप में बनाया हूं ताकि आपको देख के थोड़ा सा मजा आए और चीजों को आप जल्दी से कर पाए। और बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखे हैं, और यहाँ पे कुछ ज्यादा फालतू नहीं है। तो बिल्कुल याद रखेंगे सभी साथी। एक बार मेरे भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहता हूं आपके पास जितने भी सोशल मीडिया हैं, उन सभी सोशल मीडिया पर एक बार शेयर करेंगे, एक बार सभी साथी सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 5 मिनट की शो देख के मजा आ जाएगा। थोड़ी सी भैया 5 से 7 मिनट क्लास हो जाए, 9 मिनट क्लास हो जाए, उससे परेशान नहीं होंगे। इसमें आपको ज्ञान की ही चीज मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 5 मिनट ही कहा तो 5 ही मिनट देखना है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ भी होगा। रटने वाली कोई चीज ऐसी नहीं होगी। देखो पहली बात, देखो ध्यान से, पहली रचना देखना मेरे भाई। रचना क्या, पहले लाइन से ही पढ़ते चलो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया? तो याद रखो भैया, फ्रेंच विद्वान ने किया। और उस फ्रेंच विद्वान का नाम क्या था? तो याद रखो, गार्सा दा तासीर था, है ना। हिंदी साहित्य में, है ना, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो बोलोगे भैया गार्सा दा तासी ने किया। गार्सा दा तासी कहाँ के विद्वान थे भैया? तो बोलोगे फ्रेंच में थी, है ना, फ्रेंच के किए थे। आगे देखते हैं। गार्सा दा तासी, गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम भी क्या आता है भैया? इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस पुस्तक का लेखन किसमें किया, किस भाषा में भैया? फ्रेंच भाषा में है ना। इस पुस्तक का लेखन किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। तो बिल्कुल आपको सवाल यहां से बनना चाहिए, हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा में सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई? तो बोलोगे इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखी गई? बोलेंगे भैया फ्रेंच भाषा में लिखी गई। बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। और साथ साथ फ्रेंच भाषा में लिखी गई, क्लियर है ना। और सबसे पहली लेखन परंपरा की पुस्तक है। यह पुस्तक को दो भागों में विभक्त किया गया, अर्थात इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो पुस्तक है, इसके कितने भाग किए गए? इसके दो भाग किए गए। एक भाग का प्रकाशन 1839 में और एक भाग का प्रकाशन मेरे भैया 1847 में किया जाता है। बिल्कुल सभी साथी याद रखेंगे, याद हो गया होगा। इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक किसकी है? बोलोगे भैया गार्सा दा तासी की। किस भाषा में लिखी गई? फ्रेंच भाषा में लिखी गई। इसके कितने भाग हैं? इसके दो भाग हैं। कौन कौन ये दो भाग हैं? दोनों भाग का प्रकाशित हुए। तो बोलोगे सर एक भाग तो 1839 में और एक भाग 1847 में। और भी दूसरे भाग, भाग के भी देखो भाग बनाए गए, ध्यान से देखो। अब प्रकाशन कहां से हुआ? तो यह जो ग्रंथ था, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादन समिति, जहां से प्रकाशन हुआ वो उसकी बात की जा रही है। और कहां से भैया इसका प्रकाशन किया गया? पेरिस में मुद्रित की गई। माने इस किताब की छपाई कहां पे हुई? बोलोगे पेरिस शहर में। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के साहित्य अनुवादन समिति की ओर से पेरिस में इसका मुद्रण किया गया, ठीक ना। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो पुस्तक थी, द्वितीय संस्करण में कितने भाग किए गए भैया? द्वितीय संस्करण में 3 भाग किए गए। और इस तीसरे भाग का प्रकाशन कब किया गया? बोलोगे सर 1871 में। तीसरे भाग का प्रकाशन कब किया गया? 1871 में। तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा साथी कि इसके पहले क्या है? बोलोगे भैया ये गार्सा दा तासी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? गार्सा दा तासी की पुस्तक है। द तासी
कि पुस्तक का नाम क्या बोलोगे? इस्तवार द ल लिटरेतुर। थोड़ा सा नाम अटपटा होगा, आप बोल नहीं पा रहे होंगे, तो मेरे साथ ही 1 से 2 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। गारसा द तासी की पुस्तक का नाम बोलो, आप जहां बैठे हो बोलोगे भैया क्या नाम हो जाएगा? इस्तवार द ल लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी। किस भाषा में लिखी गई? या फ्रेंच भाषा में लिखी गई, है ना। इसका प्रकाशन या इसका मुद्रण कहां से किया गया? पेरिस से किया गया, ब्रिटेन और आयरलैंड की मदद से। आगे याद रखेंगे इसमें कितने भाग? तो पहले 2 भाग बनाए गए। पहले भाग का प्रकाशन 1839 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में। लेकिन मेरे भाई दूसरे भाग के 3 भाग और बनाए गए और उसका प्रकाशन कब किया गया? 1871 में किया गया। क्लियर है ना। दूसरे संस्करण का 3 पार्ट बनाया गया, वो 1871 में। यहां याद रखो, तासी जो थे अर्थात गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण मिलता है, और वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। कहने का मतलब इनकी रचनाओं में अर्थात इस्तवार द ल लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी में किस प्रकार के, किस भाषा के कवियों का वर्णन किया गया है? तो बोलोगे सर हिंदी और उर्दू भाषा के कवियों का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738 कवि हैं। 738 कवि हैं, और उस कवियों में 72 कवि किसके मेरे भाई? हिंदी के हैं, और शेष जो कवि बचे वो किसके हैं? उर्दू के। तो 738 से अगर हम कर लेते हैं, 738 से 72 मेरे भाई माइनस करोगे 6 हो जाएगा, 8 से 2 गया 6, और यहां देखो बचा कितना? 73। 73 से 7 घटाएंगे तो 66 आएगा। बोलो 66 आएगा ना मेरे भाई? हाँ बिल्कुल सही है, 66 आएगा। तो 666 किसके थे? तो उर्दू के कवि थे। 666 कवि किसके थे? तो उर्दू के। बस आपको एक ही याद रखना है, गारसा द तासी में हिंदी के कितने कवि थे? तो हिंदी के 72 कवि थे। कुल कवि 738, हिंदी के कवि 72, है ना। क्लियर हो जाएगा आपको। किस अनुसार गया? हिंदी वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखा गया है। बिल्कुल साथी याद होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते मेरे भाई, अगला देखो पॉइंट। अच्छा, इसी भाषा को अर्थात इस्तवार द ल लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी को हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया? बिल्कुल याद रखेंगे, ये चीज डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने, है ना। तासी के ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद किया, और हिंदी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से किया भैया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये भी एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नाम के प्रकाशन को कब किया गया? 1952 में। कब किया गया? 1952 में। तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, देखो हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी यूज किया गया है, हिंदवी से हिंदी बना है, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यूज किया गया, और हिंदुस्तानी मेरे भाई उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। बात आपको समझ में आई होगी। तो ये इतने पॉइंट्स मिल गए आपको, बिल्कुल सभी साथी इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। एक बार मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार जरूर बताने का प्रयास करूंगा सभी साथी को। एक बार ध्यान से देखेंगे आप बोर्ड पे। हमने क्या बताया भैया? इस्तवार द ल लिटरेतुर हिंदुस्तानी। देखो इस्तवार द ल लिटरेतुर, आप लिखेंगे, आप भी लिखेंगे अपनी मन से, लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। इसका देखो किस भाषा में मेरे भाई? फ्रेंच भाषा में है। किसने किया? गारसा द तासी ने। किसने किया भैया? गारसा द तासी ने। आप याद रखें कहां से इसका मुद्रण हुआ? पेरिस से। कहां से मुद्रण हुआ? पेरिस से। पहले इसके कितने भाग थे? तो बोलोगे भाई साहब इसके 2 भाग थे। दोनों भाग, पहले भाग का कितना कब प्रकाशन हुआ? बोलोगे 1839 में। सेकेंड भाग, दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ? बोलोगे 1847 में। ठीक है। इसके कितने भाग भैया? 3 भाग, और तीनों भागों का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में। कब हुआ? 1871 में। याद हो जाएगा मेरे भाई। एक चीज और याद रखना, इस भाषा अर्थात इस गारता इस्तवार द ल लिटरेतुर हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वासड़े ने की। किसने की? लक्ष्मी सागर वासड़े ने की। याद रखना, लक्ष्मी सागर वासड़े ने की। और कब की मेरे भाई? तो 1952 में की। कब की? 1952 में की। ये पॉइंट बिल्कुल इस तरीके से आप पढ़ के आप अपने मन से अपनी कॉपी पे जरूर लिखें, है ना। आप देखेंगे मुझे कितना याद हुआ। ठीक है। आगे आते हैं भैया, प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल कह रहे हैं भाई, श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो बोलोगे भाषा काव्य संग्रह क्या हो जाएगा भैया? ये महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित है। भाषा काव्य संग्रह जो है, इसका प्रकाशन कब होता था? 1873 में। बिल्कुल याद रखेंगे।
1871 में भैया गारसा दा तासी के तीसरे भाग को, तो 2 साल बाद भाषा, देखो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त द्वारा जो रचित है वो 1873 में प्रकाशित होती है ना। और ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ, बिल्कुल याद होना चाहिए। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो नवल किशोर प्रेस से लखनऊ से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना नहीं है, लेकिन पहला वाला जो इसके पीछे पड़े सब एकदम इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना कि शिव सिंह सेंगर, याद रखना शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से, ये इनकी रचना है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ये इनकी रचना है और ये इनका नाम है। तो देखो शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा गया। ठीक मेरे भाई, तो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, बस इतना याद रखना, इतना बहुत जरूरी आपको नहीं है याद रखना। शिव सिंह सरोज किसकी रचना है, तो बोलोगे सर शिव सिंह सेंगर की है, बस इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज में 1,000 माने 1,000 कवियों का वर्णन किया गया है और कहा गया भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। 1,000 माने 1,000 कवियों का, उसी में क्या 838, परफेक्ट डाटा 838, ठीक है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बिल्कुल याद रखेंगे 1888 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इस पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रिहर्सन माने जॉर्ज ग्रिहर्सन अब आते हैं, जॉर्ज ग्रिहर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल याद रखेंगे। अगर इस्तवार द ला लेतरेते और एंदुई हिंदुस्तानी की बात की जाएगी तो फ्रेंच भाषा में गारसा दातासी, लेकिन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान तो भैया जॉर्ज ग्रिहर्सन, और यही जॉर्ज ग्रिहर्सन है जिन्होंने क्या कहा था, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। तो इन जॉर्ज ग्रिहर्सन को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, तो बिल्कुल याद रखेंगे। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना मेरे भाई, जॉर्ज ग्रिहर्सन की, ठीक है। आगे आते हैं, जॉर्ज ग्रिहर्सन द्वारा रचित, ये आप याद रखेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है और ग्रिहर्सन ने अपने इस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किए हैं, है ना। अभी आपने देखा भैया 800 लगभग 1,000 शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया, जबकि अगर हम बोले गारसा दा तासी में 72 कवि मिले आपको किसके, हिंदी के, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी याद रखना मेरे भाई कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 952 कवियों को शामिल किया गया। और डॉक्टर किशोरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, ये लाइन नहीं भूलेंगे कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किशोरी लाल गुप्त, है ना, किशोरी लाल गुप्त जी के द्वारा क्या किया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास, प्रथम इतिहास के नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो याद होना चाहिए आपको, गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार दाला लेतरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी के, है ना, लक्ष्मी सागर वासड़े के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। जबकि यहाँ पे देखो किशोरी लाल गुप्त के द्वारा भैया जॉर्ज ग्रिहर्सन के द्वारा रचित क्या हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के रूप में किया गया। और इसका प्रकाशन कब किया गया, तो 1952 में। जबकि मेरे भाई इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का कब किया गया, 1952 में, और ये 1957 में, ठीक है। आगे आ जाओ। ग्रिहर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण उनकी प्रवृत्तियों से स्पष्ट किया, वहां अंग्रेजी के वर्णमाला पे किया गया, यहाँ पे काल क्रम के अनुसार किया गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के रखेंगे कि भैया हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा या स्वर्ण युग किसने माना, तो भैया ग्रिहर्सन ने ही माना है। अब याद रखना मिश्र बंधु विनोद को, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। मिश्र बंधु तीनों भाई थे भाई, और ये तीनों भाई मिलकर एक रचना की है जिसका नाम आता है मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधुओं में तीनों भाई बंधु रहते हैं, याद रखना। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र नाम पूछा जाता है, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों नाम रखेंगे, गणेश श्याम सुख। तो गणेश बिहारी मिश्र सबके अंदर बिहारी लगेगा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तो तीनों बिहारी लोग थे और तीनों मिश्र लास्ट में मिलते हैं। तो बिल्कुल इस चीज को याद रखना है। कभी कभी सवाल दे देता है कि इनमें से निम्नलिखित में से मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार नहीं है, तो आप तीनों तो याद रखेंगे तो बिल्कुल बताएंगे, कोई एक और ऑप्शन में रहेगा तो उसको आप गलत ठहराएंगे। तो बिल्कुल साथ ही याद होना चाहिए मिश्र बंधु विनोद की रचना
किसने की? तो मिश्र बंधु विनोद की रचना मिश्र बंधुओं ने की। मिश्र बंधुओं में कितने लोग आते हैं? तो बोलोगे सर 3 कवि आते हैं। कौन कौन से? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। क्लियर है ना भाई? आ जाओ आगे। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, याद रखना आपको भैया। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, ये सवाल पूछा गया है कि मिस्र बंधु विनोद का पहला संस्करण कब किया गया? तो 1913 में। तथा अन्य जो चौथा संस्करण था, ये भी सवाल पूछा गया कब किया गया? तो 1934 में। तो आप इसको गलती से भी नहीं भूलेंगे। हिंदी साहित्य लेखन की परंपराओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। बिल्कुल याद रखेंगे। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया। याद रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो 1929 में काशी नागरी प्रचारी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। और इसका जो मुख्य देखो रखा गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका पे किया गया है। किस पे? हिंदी शब्द सागर की भूमिका पे के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से किया गया है। और कब किया गया? 1929 में। 1929 में। बिल्कुल याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रिहर्सन तथा मिश्र बंधुओं को इतिहास का कविकृत संग्रह नाम से संज्ञा से अभिहित किए हैं। तो बोलो याद रखना मेरे भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रिहर्सन, मिश्र बंधु को कविकृत संग्रह के नाम से अभिहित किए हैं, इनको पुकारे हैं। एडविन ग्रिप्स, बहुत अच्छा नाम है एडविन ग्रिप्स। 1917 में अंग्रेजी भाषा में आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, याद रखना, एडविन ग्रिप्स द ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा में सन 1917 में इस साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। 1920 में FEK अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये बहुत मोस्ट नहीं मेरे भाई, ये भी मोस्ट नहीं है, ये भी मोस्ट नहीं, लेकिन याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास कब? 1929। कहाँ से हुआ? काशी नागरी प्रचारी सभा, वाराणसी, है ना। और इसमें क्या, हिंदी शब्द सागर की भूमिका पे किया गया था। आगे देखेंगे। ये एक कथन है, आपके एग्जाम में एक कथन आएगा, लेकिन इतना बड़ा कथन नहीं आएगा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ये भी याद रखना, अगर सबसे बड़ा कथन दिखाई देगा चारों विकल्प में, सबसे बड़ा विकल्प और सबसे बड़ा कथन अगर होगा तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। तो याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब कहे हैं, इन्होंने क्या कहा भैया? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्तियों, देखो, बृहत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भैया हिंदी साहित्य के लिए गहन अध्ययन कर रहे होंगे उनके लिए बहुत जरूरी है। आगे आ जाओ। तज़किरा सूराई, बिल्कुल याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तज़किरा सूराई हिंदी में 1848 में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन की है। याद रखना, तज़किरा सूराई किसकी है? तुम, है ना, करीमुद्दीन की है, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें से हिंदी के कुल कितने कवि? 62। और वहां कितने थे? 72। याद रखना। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है, मतलब सनों के अनुसार इसको आगे बढ़ाया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। हिंदी साहित्य की भूमिका, याद था, साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, बिल्कुल याद रखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952। तो 2 रचनाएं इनकी 1952 में है, एक रचना 1940 में है। तो बिल्कुल आपको याद ही होना चाहिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो 3 रचनाएं याद हो जाएंगी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी मेरे भाई 1952, बिल्कुल साथी आपको याद हुआ होगा। आ जाओ आगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की पुस्तक लिखी है, बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको इस रचना को। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात की जाए तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को भी नहीं भूलना आपको। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा गया कब? 1938 में। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1938 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 में से 693 से लेकर 1693 तक के कालावधि को समाहित किए हैं, और संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक का अवधि ही मिलाए है ना। संधि काल से लेके
भक्ति काल तक के अवधि को इन्होंने लिया है। तो याद रखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक मानते हैं, 693 से लेकर के कितना भैया 1693 तक, 1693 तक 606 बोलते हैं संधि काल। इसको क्या बोल देते हैं, इसको संधि काल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं भैया, भक्ति काल बोलते हैं, इसको भक्ति काल बोलते हैं। तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको कि संधि काल से लेकर के भक्ति काल की रचना जो मानते हैं वो कौन मानते हैं, समय कौन मानते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में, बिल्कुल याद रखेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है वो है ना हिंदी साहित्य का, देखो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है, आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरण है, कितने खंडों में बांटे गए, ये 7 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे पहले कवि माने, याद रखना है ना। राहुल सांकृत्यायन किसको माने हैं, सरहपाद को या सरहप्पा को। और देखो मेरे भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसको माने हैं, स्वयंभू को, याद रखना। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार्य है, 693 से 1693। ठीक है, आगे आते हैं। बस इतना है पॉइंट्स रहा, और भी इसके पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले दिन। ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई, आप भी ऊब रहे होंगे, तो मेरे साथ ही अगर ऊब रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार दोबारा तिबारा इस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास करें। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जो 15 नंबर बनने वाले हैं, 16 नंबर बनने वाले हैं, इन्हीं सभी पॉइंट्स के बीच से कहीं ना कहीं पॉइंट्स आएंगे। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आपको पेपर एनालिसिस में करवा के दिखा दूंगा, आपका कितना क्वेश्चन सही होगा ये आप बताएंगे, लेकिन कितना मैं करवा रहा हूं, पेपर में कितना आया हुआ ये मैं अपने आप को दिखाऊंगा मेरे साथी। लेकिन आप सभी साथी एक बार जुड़ेंगे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा भाई तक शेयर करेंगे, है ना। जितना ज्यादा शेयर करेंगे मेरे भी लाइव सेशन उतने जल्दी आपको मिल पाएगा। अगर लाइव सेशन के साथ आनंद लेना चाहते हैं, लाइव सेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे सभी साथी एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाई तक शेयर करेंगे, जो भी यूपीएसआई अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, है ना, यूपीएसआई से रिलेटेड अन्य भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है। तो बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक लेके चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आप नोट करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप पूरा। धन्यवाद सभी साथी।